नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। युद्ध की विभीषिका से हर कोई परिचित है। इस समय जो माहौल चल रहा है खासकर एशिया में, वो इतना विकराल रूप ले चुका है कि शायद उसकी आंच अब हमारे भारत देश तक भी पहुंच रही है। चाहे वो अमेरिका इजराइल का ईरान पर हुआ युद्ध का घोषणा हो या उसके बाद जो लगभग 18-19 दिनों से जो चल रहा युद्ध हो। इसमें युद्ध कहा जाता है कि युद्ध किसी भी चीज का अंततः परिणाम नहीं होता और युद्ध ये कभी भी स्थायी हल नहीं होता। लेकिन आज के जो राजनेता है या तथाकथित राजनेता है, क्या वे सही में इस चीज से वाकिफ है या नहीं, यह देखना होगा। लेकिन ये युद्ध, क्या युद्ध सचमुच हमेशा ही लोगों के लिए प्राणघातक ही रहता है? हाँ, अगर हम जवाब दें तो हाँ। चाहे हम बात करें कि आज से लगभग 3 से 4 साल पहले यूक्रेन और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो बदस्तूर आज भी जारी है। वही हम देखें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर जो युद्ध थोपा या युद्ध शुरुआत की, उसकी आज सारे मिडल ईस्ट में आज फैल चुकी है। और वही बागे बिगाहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो चल रहा है छद्म युद्ध है, वह भी लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पूर्व सांसद अनंत गोड़े जी और पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गुप्ता जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का अभी युद्ध का माहौल है, ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने जो युद्ध छेड़ा है, उसका कहीं ना कहीं चाहे चाहे ऑयल के प्राइसेस पे लो या एलपीजी पे या सीएनजी पर हो, भारत पर भी उसका परिणाम होता जा रहा है। अब फर्टिलाइजर के क्षेत्र में फर्टिलाइजर भी बहुत बड़ा एक मुद्दा बन के उभरेगा। क्या लगता है, क्या युद्ध, ये क्यों युद्ध हो रहा है और ये युद्ध का क्या परिणाम होगा? पहले तो धन्यवाद। जिस विषय की जानकारी या अभ्यास हम लोगों को नहीं है, उस विषय पे बोलने के लिए मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। और दूसरा विषय, आज हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। आपको, अनंतराव को और अमरावती के प्रत्येक नागरिक को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। युद्ध किसी भी समय, पूर्व काल से लेके अभी तक, युद्ध के माध्यम से समाज को कभी भी, सामान्य व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। शायद जो फौजी होगा या जो राजनेता होगा या जिसको सत्ता की लालसा है या जो एक आध बार डर के रहता है, उसे निश्चिंती मिलती है, परंतु सामान्य व्यक्ति को उससे कोई लाभ होता नहीं। और आधुनिक समय में युद्ध का परिणाम संपूर्ण विश्व को होता है, क्योंकि अब हम ग्लोबल जग में रह रहे हैं जी। और ग्लोबल जग में रहने के कारण हम एक दूसरे के ऊपर इतने अवलंबन हो गए हैं कि हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। और इसलिए इस युद्ध का परिणाम ग्लोबली और विशेष रूप से एशिया खंड में यह युद्ध शुरू है, तो एशियाई लोगों के ऊपर इसका परिणाम परिणाम कहने से दुष्परिणाम निश्चित रूप से होगा। अब जैसा आपने ही बताया कि फर्टिलाइजर से लेके तो एनर्जी सेक्टर तक इसके दुष्परिणाम हम लोगों को भोगना है। और उसकी शुरुआत शायद भारतवर्ष में थोड़ी मात्रा में कम, परंतु पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बैंकॉक है, ताइवान है, इवन यूरोपियन कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्री तक पण इन्होंने तो अभी से एनर्जी बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसा जी कोरोना समय में हुआ था, वैसी परिस्थिति अभी वहाँ निर्माण हो गई है। और इसलिए भारतवर्ष के लोगों ने भी अपनी मानसिकता इस तरीके के संकट के लिए तैयार रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। गुड़े साहब, क्या लगता है ये जो युद्ध की है, ये युद्ध अपनी पराकाष्ठा पे, ऐसा पहले लगा था कि हफ्ते भर में, 8 दिन में, 10 दिन में ये युद्ध निपट जाएगा, समेट लिया जाएगा। आयतुल्ला खामेनी के असैसिनेशन के बाद ऐसा लगा कि अब ये शायद उनको न्यूट्रलाइज करने के बाद, कि अब युद्ध शायद उनके सुप्रीम लीडर के जाने के बाद। लेकिन उन्होंने अपनी जिजीविषा बताई और वो आज भी इस युद्ध में उतनी ही मुस्तैदी से ईरान लड़ रहा है। क्या लगता है आपको, कैसा होगा ये पूरा? नाही, युद्ध हे जगासाठी वाईट आहे। युद्ध हे प्रत्येकासाठी वाईट आहे। युद्धातून एखादी गोष्ट साध्य केल्या जाते, परंतु सर्व काही साध्य होत नाही। आज अमेरिकेला जे साध्य करायचं आहे ते करायचं आहे इराणचे तेलसाठे। जी कारण जगातलं जे तेलाचं मोठं भांडार आहे ते इराण जवळ आहे आणि अमेरिका सुरुवातीपासून
तोच प्रयत्न करते आहे की तेलाच्यासाठी आपल्याला असली पाहिजे. म्हणजे अमेरिकेचं जे धोरण आहे पूर्वीपासून की आम्ही जगाचे राजे झालो पाहिजे, आम्ही जगाचे मालक झालो पाहिजे, हे जे त्यांची मनीषा आहे, या मनीषेतूनच हे युद्ध आहे, मनीषेतून त्याचे युद्ध आहे. आणि त्याच्यामुळे मी पहिल्यांदा सांगितलं की युद्धाचे परिणाम तर वाईट होणारच आहे, परंतु असं न न झालं पाहिजे का हे आता असं वाटत होतं ट्रम्प सरकारला की युद्ध 8 दिवसात निपटून जाईल. जी कारण इराण लांब आहे, अमेरिकेवर तो डायरेक्ट काही हे करू शकत नाही, इस्रायल मलाच आहे. खरं तर युद्ध जे आहे ते इस्रायलला भोगा लागून आलं आहे. आणि इस्रायलच्या सोबतचे बाकीचे सगळे जे देश आहे आजूबाजूचे, त्यांना त्याचे चटके मोठ्या प्रमाणात बसते आहे. त्याच्यामुळे अमेरिकेला असं वाटलं अमेरिका जगातला बलाढ्य आहे, त्याच्या शस्त्र सामुग्री खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, परंतु अजूनही अमेरिकेला इराण हातात आला नाही. जगदीश भाऊनं म्हटल्याप्रमाणे जसं काही लोक मारल्यानंतर, खोमेनीला मारल्यानंतर त्यांना असं वाटायला लागलं होतं का नाही आता जमते, परंतु ते कोणत्याही प्रकारचे टचकाटच करायला तयार नाही इराण. तेवढ्याच ताकदीनं ते उतरायला तयार आहे. आणि दुसरा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे की अमेरिकेचे जे मित्र राष्ट्र होते, ज्यांना अमेरिकेनं आव्हान केलं होतं का तुम्ही आमच्यासोबत उभे राहा, तुम्ही हार्मुजच्या तेल संकटाला सुरक्षा द्या, त्यांनी स्पष्टपणे एका सुरात सांगून दिलं का आम्ही कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणची मदत करायला तयार नाही. त्यामुळे तो देखील एक अमेरिकेला मोठा धक्का बसलाय, ट्रम्प सरकारला मोठा धक्का बसलाय. आणि त्याचे परिणाम हे युद्ध जरी असं वाटलं आता 17वा-18वा दिवस आहे, 17वा-18 दिवस आहे, तो आणखी किती काळ चालेल ही नक्की काही सांगता येत नाही. जसं रशियाला वाटत होतं युक्रेनच्या वेळेस, रशियाला हेच वाटत होतं युक्रेन छोटासा आहे, आपण युक्रेनला 8 दिवसात संपवून टाकू, परंतु तसं रशिया करू शकली नाही. मग युक्रेनच्या मदतीला बाकीचे धावले. तशीच परिस्थिती आता आज म्हणजे जागतिक परिस्थिती इतकी विचित्र झाली आहे का जो युक्रेनला जो देश मदत करत होता रशियाच्या विरोधात, अमेरिका, आज अमेरिका सांगते का रशियातून तेल घ्या, जी तुम्हाला जर मिळत नसेल तर रशियातून तेल घ्या, म्हणजे अमेरिका सांगते आहे. आलं का लक्षात? म्हणजे बाकीचे कोणी बाधित झाले नाही पाहिजे, बाकीच्यांना कोणत्याही अडचणी आल्या नाही पाहिजे याची काळजी अमेरिका घेण्याचा प्रयत्न करते आहे. त्याचं कारण असं आहे का जगातले इतर राष्ट्र त्याच्या विरोधात गेले आहे. आणि त्यामुळे भविष्यात काय होईल हे काही 18 दिवसाचं नाही, मी तर म्हणतो 18 महिने युद्ध चाललं तर कोणा वाईट घडवून घेण्याचं काम नाही. आणि त्याचे परिणाम भारतावर देखील होणार आहे. आज आम्ही तेलाच्या अडचणीत आहे, आज आम्ही LPG गॅसच्या अडचणीत आहे. तुम्ही जर बाजारात मार्केटमध्ये पोझिशन जर पाहिली तर प्रत्येक वस्तूचे भाव वाढले. कोई भी युद्ध अच्छा नहीं है, लोग मरते हैं, जीवित हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है, अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है. तो भारत की जो भूमिका है कि शांतता रहनी चाहिए ताकि हम विकास कर सके. तो ये युद्ध जो है चाहे यूक्रेन रशिया हो, चाहे अभी का अमेरिका इसराइल वर्सेस ईरान हो, नहीं होना चाहिए, गलत है. तो ये हमारी भूमिका है. मगर जब भी ये कोई भी युद्ध होता है तो उसके परिणाम तो सबको भुगतने पड़ते हैं. पर्टिकुलरली ये जो युद्ध है अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, ये जहां हो रहा है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है. हॉर्मुज की जो समुद्र धुनी जिसको बोलते हैं, जो 35 किलोमीटर का एक एरिया है, हाँ, तो उसके वजह से जिसका उस पे राज वो वहां का पूरा व्यापार अटका सकता है. इससे यूरोप और मध्य एशिया का भारत के साथ जो व्यापार है या चाइना के साथ या ईस्ट एशिया के साथ, वो वहां से ही होता है. और पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिकली हम 85% तेल आयात करते हैं, ऑयल, और वहां से 25% तेल हमारा वहां से ही आता है, LPG वहां से आता है. तो इसकी वजह से भारत को उसका भारत पे असर होने ही वाला है. ये बात तो सच है. और भारत की बहुत सारी चीजों को, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी, कुछ हद तक आने वाला यदि ये लंबा चला तो कुछ हद तक LPG को लेके भी हमको तकलीफ हो सकती है. ये सच्चाई है. मगर अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये कोई भारत के लोगों ने छेड़ा हुआ युद्ध नहीं है, ना ही भारत की कोई उसमें भूमिका है.
ना कोई भारत के राजनेता की है, ना कोई पार्टी की है, ना लोगों की है। ये तीसरे अलग जगह चल रहा युद्ध, और वहां ऑयल हमारे देश में नहीं आ रहा, मगर जिस तरीके से हमारे देश में उसको ले रहे हैं वो बहुत ही गलत है। यानी मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जिस ट्रम्प बोलता था कि डेढ़ इकोनॉमी है, तो हमारे विरोधी पक्ष नेता पूछते थे कि भारत डेढ़ इकोनॉमी है। वो बोलता था कि सिंदूर में इतने हमारे हवाई जहाज गिर गए, तो हमारे विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी बोलते थे कितने हवाई जहाज गिर गए, कितना नुकसान हो गया। आज वही राहुल गांधी ईरान जो बोल रहा वो फेवर कर रहा, और अमेरिका जो बोल रहा उसके खिलाफ बोल रहा, और भारत ने उसमें ईरान के फेवर में जाना चाहिए इस तरीके की भूमिका रखने की कोशिश कर रही है। जबकि इंटरनेशनल संबंध ऐसे होते हैं, कोई किसका सगा नहीं है। जो भारत जो अपने देश के हित में है वही करना चाहिए। अमेरिका अपना हित देखता है, रशिया अपना देखता है, चाइना अपना देखता है, ईरान अपना देखता है, हर कोई अपना हित देखता भारत है। अपना हित भारत ने भी अपना हित देखना चाहिए और उसके हिसाब से राजनीति चलानी चाहिए। और आज हमने देखा है कि भाई 3 वहां से जहाज आए, 2 एलपीजी के आए और एक ऑयल का टैंकर आया। उसमें भी बहुत आश्चर्य की बात मैं बताना चाहूंगा आप सबको। पवन खेड़ा करके प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने लिखा कि उसमें का जो एक नंदा देवी करके जो जहाज नंदा है, शिवालिक। वो पूरा जैक्सन नाम का अमेरिका का बंदर है जो कि है नहीं, वहां जा रहा है। मैं ट्रैक किया बोले, और अब जानबूझ के एक ऐसा टूल किट कि पूरे देश के लोगों को भ्रमित करना, उनको डरा के रखना, और जब वो फैल गया सब जगह टूल किट, उसके बाद उन्होंने डिलीट किया। वो दोनों भी जहाज भारत में आए, एलपीजी भारत में उतरा। अच्छा, अब तीसरा टूल किट चालू किया हमारे संजय राउत साहब, वो तो बिल्कुल उनका दिमाग तो पूरा गया हुआ है। उन्होंने लिखा कि ये जो दोनों जहाज गुजरात में उतरे, तो गुजरात में क्यों आए, कंडला में और मुद्रा में, और यहाँ मोदी जी गुजराती है इसलिए ये दोनों भी जो जहाज से जो आएंगे एलपीजी, वो सिर्फ गुजराती लोगों के फायदे का है और बाकी लोगों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये गुजरात के प्राइम मिनिस्टर, ये देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं, गुजरात के प्राइम मिनिस्टर है। इस तरीके की उलझुल बातें करना, अभी जो हालात है उसमें लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। भ्रामक बातचीत नहीं फैलानी चाहिए, लोगों में डर नहीं पैदा करना चाहिए। भारत के पास 60 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल है, एलपीजी थोड़ा कम है, मगर दूसरे जगह से दूसरे रूट से हम बुला रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी सब देश के सब लोगों ने इकट्ठा आके सिचुएशन को फेस करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि भारत का जो विपक्ष है वो भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश कर रहा है बार बार, और जो एक युद्ध की स्थिति है उस युद्ध की स्थिति से हटाकर ये भारत के विरोध की तरीके जो जो काम कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि भारत के विरोध के लिए ना, भारत के जो हित में नहीं अहित के लिए की बात ज्यादा कर रहा है? इसको मैं थोड़ा सा अलग बोलता हूँ। भारत के विरोधी पार्टियों को मूवी फोबिया हो गया है। अच्छा, ये सही क्या गलत कुछ नहीं, मोदी जो बोलेंगे उसके खिलाफ बोलने का है। मोदी जो करेंगे, यदि मोदी समझ लो ईरान के फेवर में उतरते थे तो ये बोलते थे कि अमेरिका इतना बड़ा राष्ट्र है और अमेरिका के खिलाफ कैसे जा रहे हैं, चुपचाप है तो चुपचाप क्यों है। यानी मोदी फोबिया इन लोगों को है, इसकी वजह से ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो देशद्रोही लग सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट ये विरोधी पार्टी के लोग देते हैं। इनको राहुल गांधी और संजय राउत, ये दोनों के दिमाग पूरे घूम गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी को तो ऐसा लगता है कि ये देश पे राज करने का अधिकार मेरा है, मैं राजकुमार हूँ। ये कौन सा चाय वाला 11 साल से राज कर रहा है भाई ये देश पे। तो इस तरीके से बातें करते। क्या बोला था मालूम है कि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को 75 साल के है, राहुल गांधी की उम्र 55 साल की है, 20 साल से बड़े है, देश के प्राइम मिनिस्टर है, आदरणीय है, चाहे कोई भी रहे, किसकी भी किसी माता भी पिता है सरकार के किसी वो। पार्टी ये नरेंद्र मोदी जो है, तो रास्ते पे लोग इसको डंडे मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी एक ही नहीं, बहुमान दर्शक भी नहीं इसको। मुझे तो अच्छा है कि भाई चलो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर ये हमारे स्टार प्रचारक है, ऐसा जब बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती है, हमारे वोट बढ़ते हैं और उसके कम होते हैं। मगर ये दिमाग से पैदल हो चुका है पूरी तरह से। बड़े साहब, अभी इन्होंने आरोप लगाया कि संजय राउत जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करे, कह रहे हैं कि एक तरीके से गुजरात के पीएम और जो उतरे गुजरात में क्यों उतरे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के इस सिचुएशन में इस तरीके की बयानबाजी करना, बयानवी बनना क्या सच में जरूरी है, भारत के हित में है? नहीं, ऐसा है कि सही में युद्ध ये पूरा देश का है,
और पूरे देशवासियों ने एक साथ में इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए आखिर में। और मैं नहीं चाहता कि इसमें राजनीति आए। किरण पातुरकर जी उनको राजनीति के सिवा कुछ जमता ही नहीं। मैंने राजनीति नहीं किया, कंटिन्यू राजनीति वो शुरू राहुल करते गांधी और एकदम संजय कंटिन्यू राउत शुरू कर कर रहे। देते मैंने नहीं किया। आखिर में कंटिन्यू मैं तो शुरू बता रहा हूँ करते। सिर्फ कि अब उन्होंने कैसा क्या किया। बचपन से अब ऐसा बुढ़े जी, बचपन आप से सांसद रह चुके बचपन से हैं। वो आए हैं सांसद राजनीति में बोल रहे हो, बचपन मैं नहीं से बोल रहा। स्कूल में वो कम पढ़े और उस राजनीति ज्यादा पढ़े, आप तो इसीलिए कहने- उनके वो खून बातों में को घुमा रहे हैं। उनके सुनो मैं बात कर रहा बात को हूँ घुमा रहे हैं। मैं खून में इतनी राजनीति उनकी है और जो कि वो सच्चे कोई जो भी होता विषय है में जब वो बोलने जाते हैं, कोई भी विषय में, तो सत्तारूढ़ पार्टी, विरोधी पार्टी, राहुल गांधी, संजय राउत, ये सब्जेक्ट उनका रहता ही है। बोला नहीं यानी है। किराने के आप दुकान बता दो मेरे को परिभाषा। किराने के दुकान इन्होंने में बोला अगर नहीं ऐसा। किराने की दुकान आप नहीं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा तरीके हूँ। से बोला भाई। मैं स्पष्ट रूप से मैं इस बारे में मैं मैं इस बारे में पार्टी की बाजू या किसी की नहीं लूंगा। मैं अरे मगर लेना बोलना मैं- पड़ेगा। अरे भाई वो बोलूंगा ना। बोलो ना संजय अरे तू सुनेगा जब ना। संजय राउत गलत अरे बोल रहे सुनेगा हैं। जब ना। ये बोलो तो अरे सही। कितना पेट अरे भर ये का देश- कुछ नहीं मिल रहा है क्या ये देश के जिंदगी में, लेवल पे- कुछ मिल नहीं बोलो रहा तो सही। जिंदगी में इतना पेट फाड़ के बोल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। पार्टी ध्यान देती ये आप नहीं, वो पर्सनल आ रहे जैकेट हो। सूख रहा है ये साला, पर्सनल आ रहे हो। जैकेट सूख रहा है, खून आप सूख रहा है, पर्सनल आ रहे हो। खून सूख रहा है। जरा बड़े बोल रहा साहब, ना, मैं आप पर्सनल आ रहे हो। बोल रहा ना। ऐसा है, संजय राउत ने भी इसके ऊपर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा बोल। संजय राउत ने भी इसके ऊपर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आखिर में देश में बड़े बड़े लोग हैं, और जब तक हमारा कोई विषय इंटरेस्ट युद्ध में नहीं है, हमारा कुछ इंटरेस्ट है क्या युद्ध में? जी नाही, उसके परिणाम हम भोग रहे हैं। त्या युद्धाचे परिणाम आम्ही भोगून राहिलो आहे। त्या युद्धाच्या भोगणाऱ्या परिणामामध्ये आम्हाला कसं कसं अधिक सोयीस्कर करता येईल त्याचा विचार प्रत्येक पक्षाने करायला पाहिजे। मग तो संजय राऊत असो, उद्धव ठाकरे असो, कोणी असो। परंतु या युद्धाच्या प्रकरणामध्ये राजकारण कोणीही आणू नये या मताचा स्पष्टपणे मी आहे, स्पष्टपणे आहे। गुप्ता जी एक- लक्षात, जसं त्यांना एक बाजू घ्यायला लागते, बाजू घेतल्याशिवाय जेवण जात नाही, तसं माझं नाही आहे। तसं माझं नाही, मी सत्यवचनी माणूस आहे, खरं बोलणार आहे, स्पष्ट बोलणार आहे, स्पष्ट बोलून राजकारण करणार आहे। मला मी घाबरत नाही, संजय राऊतला घाबरत नाही, आणि उद्धव ठाकरेला घाबरत नाही। आलं का लक्षात? मला जे वाटते, माझ्या बुद्धीला जे वाटते, मला जे वाटते, माझ्या बुद्धीला जे वाटते, आजची परिस्थिती अशी आहे त्या देशात सर्वांना एकजुटीनं या प्रकरणाला आपण तोंड दिलं पाहिजे। हे जहाज तिथं कशाला उतरलं, इकडं कशाला उतरलं? आता जहाज गुजरातमध्ये आज थोडी उतरते आहेत। पहिल्यापासूनच ते तेलाचे जेवढेही जहाज आले इराण म्हणून, जेवढेही याच्या पूर्वी जी खेप येत होती ते गुजरातच्या बॉर्डर जवळ पडते, आणि गुजरातच्या बॉर्डरवर इकडं जात होती। 50-60 किलोमीटर जवळ आहे। गुजरातच्या बॉर्डरवरून व्यवस्था आहे. गुजरातच्या बॉर्डरवरून ती जात होती। तिथं ती जागा आहे, पोर्ट आहे, तसे पोर्ट आहे। कारण भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जर मी फिरलो तर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या समुद्राचे भाग आहे, काही ठिकाणी खडका आहे, काही ठिकाणी दगड आहे। एवढी मोठी शिप जेव्हा येते तेव्हा त्या शिपला लँड व्हायसाठी तसं पोर्ट पाहिजे। ती पोर्टची व्यवस्था त्या ठिकाणी आहे। आता हळूहळू इकडं कोकणामध्ये होते आहे, भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी येईल। आलं का लक्षात? त्यामुळे ही व्यवस्था आहे, हे देखील संजय राऊत समजून घ्यायला पाहिजे। इतका स्पष्टपणे मी बोलणार आहे। गुप्ता जी भी कुछ कहना चाहते थे उसमें। संकट के समय कोई भी देश ने अपना इतिहास देखना चाहिए, व्यक्ति असो, पार्टी असो, या कोई भी हो, कि इसके पहले राजनीति कैसी होती थी। एक पत्रकार का मैं फेसबुक पे इंटरव्यू देख रहा था, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। 65 का युद्ध की उन्होंने जानकारी दी। पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री थे, पूरे देश को उन्होंने आह्वान किया कि अनाज की कमतरता है, जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा लगाया, और उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया कि एक समय का भोजन आप कम करिए और सोमवार को पूरा उपवास रखिए। पूरे देश ने उस समय के अनुकूल उसको प्रतिसाद दिया। उस समय कोई भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने, किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये सरकार की जवाबदारी है, पंतप्रधान की जवाबदारी है, ये किसी ने नहीं कहा।
और संकट के समय जो प्रमुख पद पे है उसने जो विनंती की है उसको सम्मान देना ये सबका कर्तव्य है। ये 65 का युद्ध हो, 71 में क्रेडिट लेने का विषय हो तो सबने उस समय पंतप्रधान इंदिरा गांधी को क्रेडिट दिया। तो जैसा अपयश और यश दोनों भी नेतृत्व का रहता है, समय आया तो यश सेना का है और समय आया तो यश पंतप्रधान का है। ऐसी भूमिका लेने वाले नेतृत्व को भारत के लोग, मेरा ऐसा मत है, हिंदुस्तान के लोग बहुत समझदार हैं, वो अपने तरीके से उनको जवाब देंगे ही। परंतु इस समय संकट बड़ा है, हम लोगों को आदतें सुधारने की आवश्यकता है। थोड़ा सा लग्जूरियस हो चुके हैं। मोदी आने के बाद में करोड़ों गैस कनेक्शन ज्यादा मिलने लगे तो उसके दुष्परिणाम निश्चित रूप से हो गए ही हो गए। आज की अभी लेटेस्ट बातमी है कि ईरान में सबसे ज्यादा जो गैस उत्पादन करने वाली फैक्ट्री थी या ठिकाना था उसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया। उसके बदले में कुवैत पे ईरान ने जी। तो ये जब गैस की फैक्ट्रियां ही बंद हो जाएंगी तो गैस आएगा कहाँ से? इस बात का चिंतन सबने करना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर उंगली बताने से अच्छा इस संकट से हम आगे कैसे जाए, इस संकट को कैसे हम निपटा सके, पर्यायी व्यवस्था क्या कर सके। जैसे उदाहरण के लिए अभी पुणे में हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने एलपीजी का एक पर्याय ढूंढा है। 20 साल से उनकी प्रैक्टिस चालू थी, अब यश हुए। कुछ 20 टन का उनका फैक्ट्री का शुरू है। शायद 10-20 साल में हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इस तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के हम हमारा तो नुकसान कर ही रहे, समाज का भी नुकसान हो रहा है। मेरा एक कहना है, देखो अभी ईरान से दोनों जो जहाज आए उन्होंने छोड़े हरमुज एरिया से, उन्होंने बताया कि भारत की नागरिक, भारत की सरकार हो ना हो, लेकिन भारत की नागरिक हमारे पीछे खड़ी है। जब हमारे पहली बार हमारे स्कूल में अटैक हुआ और स्कूल में 150-160 बच्चे जब मर गए तेव्हा सगळ्यात जास्त दुःख हे भारताच्या नागरिकांना झालं का इस्रायलनं असा बॉम्ब हल्ला करायला नव्हता पाहिजे। आणि त्याच्यामुळे भारतातल्या नागरिकांचा सहकार्य, भारताचा सपोर्ट हे आम्हाला आहे असं इराणनं म्हटलं। आलं का लक्षात? म्हणजे आता याच्यात कुठेही पक्ष, विरोधी पक्ष, एक मिनिट, प्रधानमंत्री वगैरे ह्या गोष्टी आलेल्या नाहीत, कुठेही आलेल्या नाही। त्यांनी सांगितलं की भारतातली जनता आमच्या सोबत आहे आणि भारतातली जनता ही सगळी असू शकते। आलं का? हे बघ असं आहे, किरण भाऊनं आता सांगितलं की 75 वर्षाचे माननीय प्रधानमंत्री जी आहे, 55 वर्षाचे राहुल गांधी आहे, त्यांनी असं बोलायला नाही पाहिजे। अहो पण प्रधानमंत्री बोलतात ना, नाली में नली डालो गैस पैदा होता, डालो ना नले में, वो क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? घंटा बजाओ कोई चले जाता। प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा नहीं है ना। प्रधानमंत्री, मैं आपको नहीं, सुनो मेरी बात। करेक्ट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि घंटा बजाने से कोरोना जाएगा। अरे आए ना, सब इधर आए ना। मुझे स्टेटमेंट दिखाई, अरे मैंने थालियां बजाने बोला, उन्होंने कहा, सुनो मेरी बात, उन्होंने थालियां बजाने के लिए थालियां कहा था, बजा- उन्होंने कहा था जो योद्धा है, जो लड़ रहे हैं, आप उनके सम्मान में थालियां बजाओ। आप उसको गलत इंटरप्रेट करें। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए नाली से अभी किरण ने बोला करके, सुनो मेरी बात, किरण ने बोला करके मैंने ये पढ़ना है। किरण ने बोला, उन्होंने बोला वो स्कूटर में ये लेके जा रहा था, एक ट्यूब लेके जा रहा था, मैंने देखा अरे ट्यूब लेके जा रहा है, अरे भाई जरा रुक जा। प्रधानमंत्री का कारवा कितना बड़ा रहता, वो ट्यूब वाला कहाँ पता रहता, उनको ट्यूब वाला दिखा, अरे भाई इधर, अरे क्या काय के लिए ट्यूब लेके जा। ये जो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार से बातें अगर देश के प्रधानमंत्री करते होंगे तो वो भी गलत है ना। मैं इस प्रकार से बातें वो भी करते होंगे तो मैं ये बोलना चाहता, किसी भी चीज को उसके ऊपर टीका करने से अच्छा उसकी वस्तु स्थिति जानकर बोलना चाहिए। इस मत का मैं हूं। आपने जैसा कहा, कोरोना काल में
पंतप्रधान ने तालियां बजाने भी बोला और थालियां बजाने भी बोला, बिल्कुल। पर उससे कोरोना दूर होगा ऐसा उन्होंने उन्होंने कहीं कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ये जो कोरोना योद्धा है उनके लिए, उनके उनके सम्मान में। उनके सम्मान में और उनका हौसला बढ़ना चाहिए, इसके लिए ये दो प्रकार करने के लिए उन्होंने देशवासियों को आह्वान किया और देशवासियों ने भी ये किया है। बिल्कुल किया है। और उससे भी अच्छा ये बात है कि म्हणजे भारत के लोग इतने मूर्ख नहीं है कि वो पंतप्रधान बोलेंगे तालियां बजाओ और कोरोना चला जाएगा। इतने मूर्ख हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल नहीं है। पंतप्रधान को जो कहना था, जो आह्वान करना था, वो आह्वान भारत की जनता ने अच्छी तरह से समझी और फिर उन्होंने तालियां और थालियां बजाई। और दूसरा जो नाले का जो विषय है उसकी भी सच्चाई जान लेना चाहिए। सचमुच में दक्षिण में यह प्रयोग हो चुका है। हो चुका है जी। उसके फोटो आ चुके हैं, उसका स्टेटमेंट आ चुका है। उसने नाले के ऊपर, अब हम वो हिसाब से देखेंगे तो जो गोबर गैस से वन काइंड ऑफ दैट ही है, वो भी उसी वही जगह उसी गोबर से गैस से जो एक मीथेन जो भी बनता है हम्म, वो वेस्ट से बनता है और मीथेन से गैस निर्माण होती है। ये प्रैक्टिकली और ये साइंटिफिक प्रूव हुआ है। अब वो किस तरीके से बनाया उसका उल्लेख पंतप्रधान ने किया है, तो इसका अर्थ उन्होंने नहीं करना चाहिए ऐसा होता नहीं। दूसरी बात, पंतप्रधान तो अपने जो मन की बात रहती उस मन की बात में छोटी छोटी बातों का उल्लेख करते हैं। हिंदुस्तान का अच्छे नस्ल का कुत्ता कौन है और उसको कैसा प्रतिसाद देना चाहिए, ये आह्वान करने वाला अपना पंतप्रधान है। हम कल जाके बोलेंगे कि कुत्ते के बारे में पंतप्रधान बोलते हैं, ये कहाँ के अन्याय है। पंतप्रधान जिसने बीज जमा किया, देशी बीज, उसका कौतुक किया है पद्मश्री मिला है उन्हें। और पद्मश्री मिला है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं उसके ऊपर पंतप्रधान की नजर है, इस बात का तो कौतुक होना चाहिए, इस मत का कि उनका कितना डिटेल में अनुभव है और कितना डिटेल में आप कुछ कहना चाहते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं, मेरे को ये बात ही नहीं अरे, निकालना था। नहीं, जुड़े एक मिनट। मेरे को ये बात ही निकालना था, वो किरण जी ने निकाला करके मैंने शुरू नहीं की। नहीं, ये तो मैं तो सिर्फ युद्ध के ऊपर बोलने वाला जी था, जी, हम युद्ध पे युद्ध आएंगे। के किरण ऊपर जी, बोलने अपना- वाला था अपना बस। एक पक्ष रखें, युद्ध उसका से नाम- कुछ नहीं जुड़े करने का। साहब, जुड़े साहब। उन्होंने स्टार्टिंग में पहले एकदम विरोधी पक्ष लेता और ये वो सब पप्पू अप्पू लेके आया करके मैंने मगर आपने जो उदाहरण दिया वो गलत दिया है। खैर, आपने जो शुरुआत किया कि भाई युद्ध के समय ना आप संजय राउत को डरते हैं ना हाँ। उद्धव ठाकरे को, भाई आपकी स्टेटमेंट का स्वागत करता हूँ, आपने सही भूमिका लिया है। मगर जो आपने गैस के बारे में बोला है, नाली के, आप, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर हूँ। मीथेन गैस, एक जमाने में आपको पता है कि हम जब टार का इस्तेमाल रोड में करते थे। इस पेपर में सुनो ज्यादा तो, डिस्कस नहीं करना नहीं, वो है। मैं आप सुन लो, मेरी सुनते मेरी नहीं। मेरी स्कूल है आश्रम अरे स्कूल, सुन तो वहाँ जाओ। बच्चे हैं, अरे सुनो हम वो तो, कल से शुरू कर रहे हैं। अरे सुनो तो। हमारे यहाँ जो टंकिया है, संडास ओ के है, सर, उसमें हमने गुड़े साहब। बजट बनाया क्योंकि एलपीजी नहीं मिल रहा है गुड़े साहब, और 400 बच्चे हैं आखिर। आज के हाँ आज के एलपीजी की आपको हाँ, समस्या का हाँ, हाँ। है। तो हम आज कर के रहे हैं 200 साल पहले, 100 ऐसा साल है। पहले साइंस जो बोलता था, बाद में साइंस ने झूठ ठहरा के नई बातें किया। अभी पेट्रोल में इथेनॉल का यूज होता है, टार के नीचे सीमेंट का यूज होता है, रूइनफोर्स सीमेंट या रूइनफोर्स टार का रोड में इस्तेमाल होता है। वैसा ही मीथेन नाली में से निकलता है, अभी प्रायोगिक तत्व पे है। कल चल के हम जो नाली का या जन्नत का पानी नागपुर में उसका प्रयोग होता है, चल चल रहा है उसका। 115 तो करोड़ जो रुपए पूरे उन्होंने दिए। हम जिस तरीके से नदी में छोड़ते हैं उसका प्रदूषण होता है और सबको बीमारियां होती है, तो उस पे प्रोसेस करके अच्छा पानी नाले में जाए, नदी में जाए और बाकी चीजों का हम उपयोग कर सके, ये प्रयोग चल रहे हैं। तो भाई साहब, आप उसकी जानकारी थोड़ी सी रखिए। आलू से सोना नहीं बनता, ये बात पक्की है, मगर नाली से मीथेन बन सकता है, ये भी बात पक्की है। बनाना चाहिए, Anyway, मैं बनाना चाहिए। हम मैं दूसरे आगे देशों बढ़ना के चाहता ऊपर, हूँ थोड़ा सा। हाँ, मैं हम थोड़ा दूसरे देशों के ऊपर थोड़ा- निर्भर है, थोड़ा सा हम आगे दूसरे बढ़ना देशों चाहता के हूँ। ऊपर निर्भर है। हम इतना बड़ा पैसा सब ये करते हैं, हम हमारे देश में यहाँ बनाना चाहिए एलपीजी, तो सर ये कोशिश करना चाहिए। थोड़ा सा अगर हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है, एक नेचुरल एक- सोर्सेज एक- नहीं है, एक- एक तो हम बात इसे बनाना चाहिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि 2014 के पहले 10 साल जो सरकार थी, चलो हम बोलते नहीं किसके पार्टी की थी, क्या थी, उस सरकार ने उस समय ऑयल सस्ता रखने के लिए 3.25 लाख करोड़ के
बॉन्ड बॉन्ड उधारी भी किए, वो अभी तक फेरते आए और अभी उसका कर्जा हम मुक्त किया 1.5 लाख करोड़ मोदी के थे, जी उसके ने। लिए 3,20,000 करोड़ 3,20,000 हमने अभी भर दिए। मेरा कहने का मतलब है आज के डेट में जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने संभाली है, हमको कर्जा लेके ऑयल बॉन्ड इश्यू करके नहीं करना पड़ता। सिर्फ हमारी जनता को ये समझना जरूरी है, और हमारी जनता एकदम होशियार है, वो समझ जाएंगी, समझदार भी है, मगर हमारे देश के सभी पार्टियों ने उनको डराना नहीं चाहिए, उनको उनमें भय नहीं पैदा करना चाहिए, और ये बोलना चाहिए कि भाई ये जो चल रहा है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हर एक को तकलीफ तो हो सकती है, तो ये तकलीफ सहन करो। और ये दिन, हाँ समझ लो महीना भर युद्ध चला तो तकलीफ जरूर होंगी, 4-8 दिन में खत्म हो गया तो नहीं तकलीफ होगी। ये जनता को समझाने की सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में भी हमने ये बोलना अमरावती वासियों को, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कोरोना के मामले में मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, जो हमने वैक्सीन बनाई थी और पूरे दुनिया को दी थी, तो उसका फायदा हुआ, तो उसको लेके जो ये मोदी वैक्सीन है मत लो, ये जो बोला गया, ये बोलना सही नहीं है, कहीं ना ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। देश के लोगों के का एक विश्वास भी संपादन हाँ, जरूरी होता है। जरूरी। दूसरी एक बात हो रही है कि कालाबाजारी एलपीजी गैसेस के बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। कई मैंने लोगों को पकड़ा गया है, कई मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर कई पार्टियों जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी के लोगों को पकड़ा गया, लगभग 700 से अधिक 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। क्या ऐसी घड़ी में जब देश एक क्राइसिस से गुजर रहा है, इस तरीके की, और विपक्ष का, मैं इसलिए विपक्ष का नाम ले रहा हूँ क्योंकि विपक्ष द्वारा हो हल्ला कराया जा रहा है कि नहीं, और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के नेता। घर से 785 सिलेंडर्स मिलते हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं विपक्ष ये कार्य करने से बचना चाहिए और इस तरीके के पैनिक सिचुएशन को एकदम गलत हैंडल है, करना चाहिए? एकदम गलत है। एक हर आदमी ने पहले सोचना चाहिए मेरा राष्ट्र प्रथम, मेरा देश प्रथम। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसी कि एक हमको जिंदगी में सिखाया नहीं गया। जापान में जैसा सिखाया जाता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, हम जो कुछ है देश के लिए है। हमारे देश में ये बात ही नहीं है कि हम देश के लिए कर रहे हैं, इसीलिए लोगों तक वो पहुंचता ही नहीं है। लोगों को खुद का पेट, खुद की मजा, खुद की ब्लैक मार्केटिंग, इसमें ही सारे लगे हुए हैं। तो ये एकदम गलत है। लोगों ने ये सोचना चाहिए कि देश में तुम्हारी 7 से सिलेंडर तुमने रोक के रखने से 7,000 लोगों का नुकसान होता है जी, क्योंकि वो रिसाइकलिंग होते रहता है सिलेंडर तूने भर के रखने से। तो इसीलिए उन लोगों ने तो ख्याल में रखना चाहिए। और इस घड़ी में हर नागरिक ने देश के लिए और देश के नागरिक के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहता। एक विषय ऐसा है, समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, परंतु सामाजिक जवाबदारी भी एक प्रकार की सामूहिक जवाबदारी रहती है। चोर पुराने जमाने से आज तक सभी जगह चोरी का मानसिकता रखने वाले लोग हैं, परंतु समाज यदि जागरूक होता है, समाज ने ऐसे लोगों का बहिष्कार करना शुरू किया और समाज ने संघर्ष के समय एकजुट होकर, क्योंकि कोई भी सरकार रहे, कोई भी, इवन मुझे अपनी संस्कृति में देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि कर्म करो। चाहते तो वो युद्ध विराट स्वरूप में उन्होंने बताया है कि मैं करता हूं और मैं ही सबका संहार रखूं, फिर भी उन्होंने कर्म के लिए अर्जुन को चुना, उनको प्रवृत्त किया। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान रहने के कारण हमें कर्म के माध्यम से आने वाले संकट को कैसा सामना करना चाहिए सामूहिक रूप से। यदि कोई भी संकट आता है, मैं उस संकट को अलग से झेलूं, ये अलग से झेल ले, ये अलग से और आप अलग से, तो संकट विकराल हो जाएगा। एक ही संकट यदि हम 4 मिलके उसका सामना सामूहिक रूप से करेंगे तो संकट हल्का हो जाएगा। आने वाला समय कठिन है, इसमें दुमत ही नहीं है। शायद युद्ध जल्दी भी खत्म हो जाए, तो भी कुछ समय, जैसा भी मैंने बताया कि जैसे जो एलपीजी का प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, उस प्रोडक्शन को फिर से अगर रिस्टार्ट करना 30 डेज का समय लगता है। तो अगर आज भी युद्ध खत्म होता है तो 30 दिन के बाद आपको एलपीजी का सप्लाई सुचारू रूप से शुरू होगा, प्रोडक्शन शुरू होगा, प्रोडक्शन के बाद में सप्लाई। हाँ, मुझे जो कहना था, पॉलिटिकल नहीं स्टेटमेंट कर रहा हूँ, फिर भी बोलना चाहता हूँ। एक तो ये जो कालाबाजारी की बात आपने किया है, ऐसे समय तो किसने नहीं करना चाहिए, और कोई करता है
तो प्रशासन पे कड़ी कार्रवाई करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी आदमी ने उनके साथ खड़ा नहीं रहना चाहिए। जी एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये जनता के हित में कहना चाहता हूँ, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं, फिर भी पॉलिटिकल एंगल तो रहेगा ही, मगर पॉलिटिकली नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 2047 में भारत विकसित हो इस तरीके से पूरे दुनिया के साथ मिलके अलग अलग देशों के साथ अलग अलग व्यापारी समझौते कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जो है, जो कितने लहरी बाबा है और कब क्या बोलेंगे, कब किसके किसकी क्या कर देंगे, किसका भरोसा नहीं, वो यानी एक अलग किस्म का आदमी है, जो सनक है उसकी, और एक अमेरिका पावरफुल देश है, उस तरीके से वो करते रहता है। 90 ईयर्स हुए ना, हाँ। ऐसा होने वाला है। हाँ, ऐसे ही इसमें मोदी जी चुप रह के अपने देश के हित में, वक्त है तो उनका अपमान भी होता है, फिर भी अपने देश के हित में चुप रह के अलग अलग तरीके से जो समझौते कर रहे हैं और जिस तरीके से व्यापार की डील कर रहे हैं, और हम अभी अमेरिका के साथ भी जो डील करने वाला, अभी दुनिया के साथ तो किया ही है, EU यूरोप के के साथ साथ हमारे तो किया ही यूरोपियन हमने, के साथ तो उनके साथ भी कर रहे हैं, साथ में रशिया को भी साथ में लेके चल रहे हैं, अभी ईरान को और अमेरिका इसराइल को भी साथ में लेके चल रहे हैं, हमारी है। मगर इसमें भी प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज, ये जो चल रहा है, इसकी वजह से देश का नहीं फायदा होगा और दुनिया का भी फायदा नहीं होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय इश्यूज है जो देश के फायदे में है, आगे चल के देश के लोग जनता के हित में, उसमें जाके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने अननेसेसरी अनावश्यक राजकारण पॉलिटिक्स नहीं करना हाँ, चाहिए। मैं एक ऐसी और जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से बातचीत हो रही कि लोगों का कहना है कि एक स्टैंड भारत ने लेना चाहिए था। भारत ने एक तटस्थ, एक 2014 के बाद से देखा जाए तो भारत ने एक अपनी हमेशा अलग भूमिका लेने के लिए, वो किसी भी युद्ध में किसी एक देश की तरफ से नहीं होता, वो अपनी तटस्थ भूमिका रखता है। और उसी तटस्थ भूमिका का फायदा इस बार ऐसा हुआ कि हमारे जो दो शिवालिक, नंदा शिवालिक और जो भी है वो जगलाड़ की, ये तीनों तीन। जहाज तो आए, उसके और अभी आ अलावा रहे हैं और आ रहे उसके हैं। अलावा भारत पहला ऐसा देश है जिसने ईरान में दवाइयों की पहली खेप पहुंचाई है और ईरान ने उसके लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। शुक्र। वही इन सब चीजों अच्छा, का ये जानकारी भारत की जनता ने नहीं पहुंचाई, भारत के सरकार ने मैं पहुंचाई, सरकार की इतना बात बोलना कर रहा चाहता हूँ। हूँ, मैं नहीं भारत तो की सरकार की जनता ने बात वो तो पहुंचाई सरकार भाई, नहीं, जनता वो नहीं, तो सरकार ही मैं पहुंचाती है। सरकार ही कर रहा हूँ, मैं भारत की सरकार ने पहुंचाई है, हाँ। ये सरकार का जनता दायित्व के है। पैसे से नहीं पहुंचाई, वो तो देखिए सरकार जनता सर, की है ना, जनता सरकार जनता की, आप ये कह जनता लें के पैसे से। अरे ऐसा जनता का ये ही तो है। खुले दिल से कबूल करो। नहीं देखिए, वो यही है कि कबूल करना नहीं करना, लेकिन जनता समझती है। मेरा प्रश्न वही है, मेरा बार बार ये कहना है कि युद्ध नहीं है, युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है, किंतु जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है, अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, ये हमारे सबसे निकटवर्ती, पाकिस्तान जो हमेशा हमारे साथ कड़वाहट वाले रिश्ते रही है, लेकिन परसों जो उन्होंने किया कि वह एक व्यसन मुक्ति केंद्र पर जो उन्होंने 400 लोगों को 400 मार डाला। लोगों की मौत हो गई, क्या उसको लेकर भारत ने अपना विरोध दर्शाया है, भारत ने अपना कड़े शब्दों में किया। क्या ऐसे वक्त में क्या लगता है कि अब आने वाले समय में क्या भारत पाकिस्तान के युद्ध की भी संभावना आपको नजर आती है? क्या आपसे शुरुआत करते देखिए भाई साहब, ये बहुत ही हाई लेवल का सिक्योरिटी का सवाल है। हम आज कोई भी आम आदमी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ये एकदम टॉप लेवल की जिम्मेदारी रहती है, उनको ही जानकारी रहती, और कब कौन सा निर्णय लेना, वो 5 लोग जो रहते सुरक्षा को लेके, जो एक कमिटी रहती प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, वहाँ ये सब होता। हम उसके लिए बहुत नहीं नहीं, ही मेरा ये छोटे, कहना है कि दूर है। नहीं नहीं, हाँ, बात बहुत मैं ये ज्यादा नहीं कह रहा, दूर मेरा ज्यादा। प्रश्न तो ये है कि युद्ध क्या होगा कि नहीं क्या होगा, समझे, ये क्योंकि जिस बहुत- तरीके की भाषा पाकिस्तान उपयोग करता है और जिस देखो, तरीके ये के इसके लिए एक जवाब देता, भारत ने क्लियर कहा है कि युद्ध का मतलब, अब आतंकवाद बोल ले तो युद्ध, हमने अब कोई भी आतंकवाद सहा नहीं जाएगा ऐसा बोला है। ये जो वर्बल चलते रहता है दूसरे दोनों देशों में चल रहा है, शायद भारत उसमें कोई डायरेक्ट उतरेगा ऐसा नहीं लगता है, मगर यदि आतंकवादी कार्रवाई भारत पे होती है तो भारत उसका जवाब पक्का देंगे, ये बात पक्की है। देखिए, क्योंकि अभी हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं वो एरा है एक तरीके से युद्ध का एरा। और रक्षा मंत्री ने भी कहा कि भविष्य के जो युद्ध है वह निर्णायक रहेंगे ड्रोन पद्धति पे। हम आत्मनिर्भर ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर करने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी कई चीजें हैं, HAL हो गया, कई चीजें जो उस पर काम भी कर रही है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो निजी संस्था या निजी फैक्ट्रीज भी
अब खोली जा रही है कि हथियारों को लेकर इस तरीके। तो क्या लगता है क्या इस पर आत्मनिर्भर बनना, क्योंकि आज ईरान अपने सबसे ज्यादा घातक ड्रोन, चाहे शाहिद है या वो 136 है, उसको लेकर ही उन्होंने सारे, अगर मिडिल ईस्ट में जो उन्होंने एक तरीके से हर जगह पे जो बॉम्बिंग की वो या आत्मघाती ड्रोन से, तो क्या ड्रोन में भारत को सचमुच आत्मनिर्भर बनने की अभी सही में आपको आवश्यकता एक है? जानकारी लेके बता दूं, 2014 के पहले भारत शस्त्रास्त्रों का आयात करने वाला जी देश था। जी, बड़ी मुश्किल से 100 1 करोड़ तक हम निर्यात करते थे। 1 अरब तक, एक आज आज हम 50,000 करोड़ की शस्त्र निर्यात करते हैं। ब्रह्मोस के लिए तो लाइन लगी हुई है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर नहीं बने हैं, मगर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम राफेल ले रहे हैं तो हम ये नहीं बोलते कि राफेल तुम तुम्हारे यहाँ पैदा मैन्युफैक्चर करो और हमको दो, 18 तुम दो, बाकी बचे हुए हमारे देश में तैयार करो और हमारे को सोर्स भी दो, उसकी टेक्नोलॉजी दो, ताकि हम आत्मनिर्भर बने। तो भारत उस दिशा में काम कर रहा है। आत्मनिर्भर बनना जरूरी है कि आने वाला समय, यदि कल चल के हम ये जो भी हमारे HAL जो बना रहा है लाइट एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए तेजस। जी करके जो अमेरिकन कंपनी है वो इंजन दे रही जी है, जी, उन्होंने इंजन रोक दिए तो हम क्या बनाएंगे? तो उसमें भी आत्म कावेरी अभी हमारा जो इंजन का काम चल रहा है वो आत्मनिर्भर होने की दिशा में काम कर रहा है। तो कोई भी सरकार आए, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को शस्त्रास्त्र में बनाना ही चाहिए, और उस दिशा में ये सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय में और अच्छा काम होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। देखिए जो सोच नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हर देश युद्ध के बारे में सोचता है। मेरे रंग से मुझे ऐसा लगता है ये गलत है। हाँ, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जितनी भी इसमें युद्ध में टेक्नोलॉजी है, और वो ड्रोन की हो या उससे भी बड़ी हो, कल उन्होंने जो GPS से लेके उसको हल्ला किया एकदम ईरान में, उसको मारने के लिए, वो उसका लड़का और वो दोनों जा रहे थे, नारी जानी। हाँ, नारीदानी को, दोनों को बजा उन्होंने बराबर मारा है। इतनी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इतनी हुई है कि कुछ भी हो सकता है। और हर साल हम भी बजट में ज्यादा से ज्यादा पैसे सुरक्षा के लिए देते हैं। देश की सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा की सामग्री बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है, ये करना होना ही चाहिए। लेकिन देखते समय हमें युद्ध नहीं करना है। दुनिया में हमारा मैसेज यही जाना चाहिए कि युद्ध से कुछ हल नहीं होने वाला नहीं है। नहीं, भारत की तो हमेशा हाँ, वसुधैव यही कुटुंबकम भूमिका भूमिका रही है। यही भूमिका होना चाहिए। भारत की भूमिका से ज्यादा हमारी भूमिका से ज्यादा सामने वाले की क्या है परसेप्शन है, उस पर भी बहुत चीजें हैं। हम एक बार 1962 में ये गलती कर चुके हैं, चाइना। चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करके जी, हमने हमारी युद्ध तैयारी बिल्कुल नहीं की। उसके दुष्परिणाम ऐसे हुए कि हमारे हजारों वीर अक्साई चीन, सैनिक, और अक्साई चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जगह हमारा तो ठीक है, हजारों सैनिक शहादत हुई। प्रतिकूल सही। परिस्थिति में वीर गति को प्राप्त हुई है, और बहुत बड़ा भूभाग हमारे हाथ से चला गया। और इसके लिए शक्तिशाली होना इसलिए भी जरूरी है कि कमजोर व्यक्ति का कोई सुनता नहीं, उसी प्रकार कमजोर राष्ट्र का भी कोई नहीं सुनता। अमेरिका का कोई सुनता है क्योंकि वो शक्ति संपन्न है। आप यदि एक बार शक्ति संपन्न हो गए तो आप युद्ध की जगह बुद्ध की राह पे पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को ले जा सकते हैं। ये युद्ध शुरू हुआ था परमाणु हथियारों की दौड़ को लेकर कि भाई ईरान परमाणु संपन्न देश नहीं होना चाहिए, उसको लेकर नहीं, इस तरीके से नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। एक्चुअली उसकी 2-3 वजह है। मेन वजह ये है कि परमाणु तो सिर्फ बोलने के लिए है। एक्चुअल में 2 चीजें है। ऑयल जो है ना, एनर्जी जो है दुनिया की, उस पर कंट्रोल किसका रहेगा? वेनेजुएला का अध्यक्ष को जिस तरीके से अमेरिका ने उठाया, जी, अमेरिका माधुरी। सबसे बड़ा ये करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है, उसके बाद अब वेनेजुएला लिया। अब यहाँ भी ईरान ही उसको विरोध करता था। दैट इज द वन पार्ट, यानी एक मुद्दा है। मगर दूसरा उससे इम्पोर्टेंट है कि पूरे चाइना की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी ये ईरान के ऊपर है, कि ईरान पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा के रखा है, और ईरान पूरा ऑयल 90% ऑयल चाइना को दे रहा है। यदि चाइना को तो डायरेक्ट जैसा भारत के साथ वो इस पे कर रहे हैं कि ट्रीटी करेंगे नहीं करेंगे, मगर रेयर अर्थ की वजह से चाइना के साथ नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ ईरान पे अपनी सरकार बैठा के चाइना का
ऑयल, रेजिम चेंज करने की जो हाँ, उनकी ऑयल इच्छा थी। को उससे भी पकड़ना, उससे ये भी भी बड़ा एक दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा मुद्दा है। उससे बड़ा मुद्दा ये है कि ईरान ने 100 बार जाहिर किया था कि इसराइल का नाम यहूदियों हाँ, का हम मिटाने का है, नामो निशान मिटा मिटाने का है। देंगे। तो अ, देखिए, इनका पहला उसूल यही है कि आक्रमण होने तक राह मत देखो, हाँ, ये पहले अटैक करो। मोसाद जो उनकी एजेंसी है वो हाँ। बहुत है ना तो बड़ी कि सबसे प्रमुख ये- प्रमुख डायरेक्ट कारण ये है ये- कि उनके अस्तित्व का इसराइल का विषय देखिए है। दो चीजें उठी थी, एक ये एक जो चीज, तीसरा मुद्दा है, हाँ, इसमें हमको सीखने लायक है। यहूदी जो थे उनका देश नहीं था, पहले देश था वो निकाले गए, और अपने देश को, राष्ट्र को उन्होंने अपने दिल में जिंदा रखा, बाद में वापस आए। और 1948 में आज उन्हें जगह उनको दी पता है कि पूरे आजू बाजू से शत्रु राष्ट्र है, तो उन्होंने ये देशभक्ति अपने अंदर इतनी कुट कुट के भरी है कि जो भी उनके हमला करेगा ऐसा लगता है उन पे भी हमला करते हैं। तो भारत के लोगों ने ये सीखने की जरूरत है उनसे, ऐसा एक मुझे साथ लगता है। 9 देशों को हराने का रिकॉर्ड है इसराइल का। हाँ, तो ये हमने उन्होंने भी सीखना आसपास के चाहिए। इसराइल के 9 देशों को उन्होंने हराया ये और तीसरा 12 दिनों भाई, में। ये पूरे तीसरा मुद्दा भी पूरे कहने वाला था, ये 3 मुद्दे थे पूरे actually। विश्व में 1 करोड़ यहूदी है, जी, और उनके म्हणजे जो यशस्वी होते हैं उसका कारण ये है, एक ने अच्छा विश्लेषण किया कि युद्ध शुरू हुआ तो बाकी के देश के लोग इसराइल छोड़ रहे हैं। जिस देश से युद्ध हो रहा है उस देश के लोग भी उस देश से पलायन कर रहे हैं, और संसार के यहूदी लोग वो इसराइल इसराइल में आ रहे हैं। जी, वो एक उनमें देशभक्ति की जो जज्बा है वो एक है। एक बड़े अब प्रश्न बात आ रही है कि ये युद्ध हम बार बार के युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, किंतु युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बन रही है, चाहे वो एलपीजी का शॉर्टेज हो, चाहे वो अभी आने वाले समय में शायद ऑयल के क्राइसिस भी हमको मिल सकते हैं, इन सब के मद्देनजर क्या भारत की जो आज स्ट्रेटजी है कि भाई हम किसी के साथ नहीं पर हम सबके साथ है, क्या ये फ्रूटफुल है, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद होगी? इससे ज्यादा फ्रूटफुल क्या है मालूम है? ये तो शॉर्ट टर्म है, ये तो करना ही है, और हमने एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी है, इथेनॉल है। ये बूढ़े साहब ने जब सांसद थे तो मेढा के मार्फत चिखलदरा में किया था, उसके हवा के माध्यम से एनर्जी पैदा करना है, समुद्र की लहरों के Wind power माध्यम से भी एनर्जी पैदा करना, ताकि वेस्ट जो है, बायो वेस्ट, उससे भी एनर्जी। तो ये इसके माध्यम से यदि स्वच्छ एनर्जी, जिसको बोलते ग्रीन एनर्जी, तो यदि हम करते हैं तो ऑयल पे हमारी जितनी भी डिपेंडेंसी है कम हो जाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो फिर दुनिया में हम अपनी बात रखने के काबिल बनेंगे। आज 85% एनर्जी हम बाहर जला रहे। एक आदमी समझ लो, हमारे यहाँ के लोग कितने हैं कि मेरे घर में गैस नहीं है तो मैं सरकार को गालियां देता, फिर भारत गया, देश गया इधर उधर। फिर मेरे स्कूटर में आज पेट्रोल नहीं है तो फिर मैं गालियां देना चालू कर देता, देश गया इधर उधर। ये जो मानसिकता हमारी बनी हुई है, इस मानसिकता, ये 2 महीने युद्ध चला तो ये बहुत बड़े पैमाने का राष्ट्रयन की स्थिति आ सकती है। फिर अपने देश के लोग सरकार बदलने की कोशिश करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि उसमें सरकार की जिम्मेदारी कैसी है। इसलिए आत्मनिर्भर एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनना लॉन्ग टर्म में ये जरूरी है, शॉर्ट टर्म में आपने जो बोला वो सही है। बहुत बड़ी डिमांड है एनर्जी, बहुत बड़ी, एलपीजी की हो, सीएनजी की हो, पेट्रोल की हो, डीजल की हो, ऑयल की, इतनी बड़ी है कि इतने बड़े मायने में हमको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगने वाला है। अच्छा, एक सबसे जानकारी बड़ी मुझे बात एक ही है, हमने एक लोक प्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुन के दिए, उसके ऊपर पूरा विश्वास, और खासकर इमरजेंसी के समय उस सरकार के ऊपर, उस नेता के ऊपर 100% विश्वास रख के, जैसा 4 साल से यूक्रेन में युद्ध शुरू है, बहुत बड़ी तबाही शुरू है, पर यूक्रेन का एक भी नागरिक उसके जो प्रमुख नेता है जेलेंस्की। उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा है। ईरान में इतनी बड़ी तबाही शुरू है, एक भी नेता या सामान्य व्यक्ति अपने नेता के विरुद्ध बोलता नहीं है। यह मानसिकता भारत के लोगों ने सीखने की आवश्यकता है कि इमरजेंसी में हमने जिस व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व दिया है वो हमारा सही ही करेगा। ये मानसिकता जब तक, ये तो ठीक है आत्मनिर्भरता, ये तक कमतरता, आज ग्लोबल विश्व है, कोई भी देश, मेरा ऐसा मत है कि 100% आत्मनिर्भर नहीं हो हो सकता। किसी को
अनाज की आवश्यकता है, किसी को एनर्जी की आवश्यकता है, किसी और चीज को आवश्यकता है, एक में एक से रिलेटेड सब विषय है। और इसलिए हमारा नेतृत्व जो करेगा वो सही करेगा, ये आत्मविश्वास सामान्य लोगों ने अपने मन में धारण कर लिए तो पॉलिटिकली जो भी लोग कुछ भी बोलेंगे तो उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। इस मत का मैं जानकारी देना चाहूंगा। अभी आज तक भारत ने बहुत कोशिश किया, आसाम में किया, बॉम्बे हाई में किया, हमारे को ऑयल और गैस फील्ड बहुत कम मिला है। मगर अभी जो लेटेस्ट जानकारी है उसके हिसाब से अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल के इसमें जो नई खोज हुई है ऑयल तो फील्ड काफी बड़ी मात्रा में वहाँ ऑयल और गैस है। मगर मजाक देखिए, वहाँ है तो हमारे देश में क्या कर रहा है कि अंडमान निकोबार का आखिरी का जो बेटा है वहाँ हम हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा बेड़ा तैयार कर रहे हैं और यहाँ भी करेंगे। तो हमारे देश के विरोधी पक्ष के लोग उसको लेके हो हल्ला मचा रहे हैं कि भाई यहाँ कोई भी पर्यावरण का प्रॉब्लम है, यहाँ कोई भी सुरक्षा बेड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ ड्रिलिंग नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे पर्यावरण को। ये जो थोड़ी चीजें है, ये चीजों को भी शायद कहीं ना कहीं देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस प्रकार की गंदी राजकारण हिंदुस्तान में है, उसको कोई तोड़ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सामान्य जनता ने सीखना चाहिए। अमेरिका के पास उसका खुद का आत्मनिर्भर ऑयल रिजर्व है, चाइना के पास है, परंतु अपना रिजर्व वो अभी तक वापर नहीं रहे, भविष्य के लिए उन्होंने सुरक्षित सुरक्षित रखा है। ये भी मानसिकता, और ये मानसिकता इसलिए भी अच्छी है कि लोगों ने सीखना चाहिए कि हमारा नेतृत्व जो कुछ कर रहा है हमारे हित के लिए कर रहा है। ये थोड़ा विश्वास, हम लोग जल्दी से पैनिक हो जाते, शेर आया बस घबरा जाते, शेर आया करके। अरे आया कि नहीं आया ये देखो, समझो। देखिए, हमें हमारे जो एलपीजी के स्टोरेज है, हमारे पास एलपीजी का हम प्रोडक्शन नहीं करते, हम एलपीजी को स्टोर करते हैं जो आता है, उसकी भी क्षमता भी भारत में बहुत कम है। यानी हम बहुत लंबे समय ज्यादा दिन तक वो हाँ, स्टोर हो नहीं हाँ, सकता। हो नहीं सकता, हम नहीं कर सकते, हमारे पास उतनी ऑयल व्यवस्था का 2 नहीं है। महीने का है मगर एलपीजी का नहीं रख हाँ, सकते क्योंकि इतना। वो एलपीजी को आपको कंज्यूम करना पड़ता है, हाँ। क्योंकि जब वो आता है उसके बाद नहीं, वो हवा में हाँ, निकल निकल जाता। जाता है। तो उसके लिए क्या, उस पर भी हम शायद हो सकता है कि आने वाले समय में भारत एक आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन जो युद्ध की विभीषिका है वो इतनी तरी लगातार लोगों की, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की जान जाने से लेके, चाहे जैसे उन्होंने कहा 168 ये बच्चों गलत की ये जान जाना। और सबसे मजे की बात है, मजे इसलिए कहूंगा कि अभी तक जिन्होंने हमला किया, चाहे वो इसराइल का हो या अमेरिका ने, जो 168 बच्चों की जो बच्चियां गई है उसको लेकर उन्होंने अफसोस जताने की कोई जानकारी तो है नहीं कि उन्होंने कहा कि वो एक वहां पर उन्हें पता था कि वहां कुछ आईआरजीसी के कुछ लोग हैं वहां, उसके लिए उन्होंने हमला किया। लेकिन किंतु जब किसी भी युद्ध में जान हानि होती है तो कहीं ना कहीं ये मानवता के लिए ये बड़ी एक शर्म की बात है, और ये हम दिखाते हैं कि हम कितने क्रूअल हो चुके हैं। और एक तेल का खेल कह लो, या फिर हमने परमाणु बम की बात की कि ये और एक रेजिम चेंज, 3 चीजों के लिए खासकर हुआ। पहली बात उठी कि परमाणु संपन्न देश होना चाहता था ईरान, और उसके लिए सब चीज किया गया। ठीक है, हर देश को, भारत के लिए भी जब बड़े सैंक्शन लगे थे, जब पोखरण का हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने किया, उसका जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, किंतु हमारी एक पॉलिसी है कि हम पहले किसी भी तरीके का परमाणु हथियारों का उपयोग हम नहीं करेंगे जब तक सामने वाला ना करे। ये भारत की पॉलिसी है। पर जो अन्य देश है, खासकर इस्लामिक देश, ईरान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मानवता के लिए भी खतरे की बात है। हाँ, युद्ध एक निस्संदेह, युद्ध एक हमेशा से ही, युद्ध एक ऐसी चीज है जो मानवता के हित में कभी नहीं है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे को याद आ गई। अभी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जी तो बांग्लादेश में वहाँ के लोगों को मारा गया, जी अल्पसंख्यक लोगों को। तो हमारे देश के कुछ बड़े बड़े लोगों ने ये कहा कि वो हमारा मसला नहीं है, वो बांग्लादेश का मसला है। और वहाँ ईरान में जो कुछ हो रहा है तो उसके लिए हमारे देश में आंदोलन, मोर्चे, रोना हो रहा है, वो गलत ही हो रहा है ईरान बिल्कुल में। गलत हो रहा उसके है। लिए नहीं, सहानुभूति बतानी चाहिए, मगर ये बांग्लादेश के लोगों के प्रति भी सहानुभूति बतानी चाहिए थी। जब ऐसा होता नहीं तो फिर लोगों के दिमाग में अलग चीजें होती मैं है। वही कह रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, 1970 के पहले की अगर आप ईरान की बात करेंगे तो बांग्लादेश में होने वाले अत्याचार के ऊपर उसके ऊपर साथ में सहानुभूति बरताओ। अपने देश में जो बांग्लादेशी है, हाँ, उनको वहां से निकाल के जेल में डालो।
उनको वहां भेज दो ना। तो भेजिए रहे वापस वहां कहाँ भेज रहे? डिपोर्टेशन हो रहा है, आपकी नहीं। जानकारी खले साहब आपका क्या कहना है? जेल में नहीं भिजवा रहे नहीं, नहीं, डिटेक्शन नहीं, नहीं, सेंटर में हाँ, भेज दो डिटेक्शन उनको, वहां से हाँ, डिपोर्ट और किया वहां जाए। से डिपोर्ट कर थोड़ा दो। सा ऐसा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपको, क्या बाहर के नहीं देश के नहीं, लोग मेरा इतना हमारे कहना है देश में बांग्लादेश आके में जो गलत तरीके से रह सही रहे हैं, बात है, उनके लिए बांग्लादेश आप सुनो, समर्थन कर रहे हैं क्या? बांग्लादेश में उन्होंने कहा कुछ कि जो वापस कुछ हो रहा है, नहीं, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सही में बांग्लादेश का मामला है। नहीं, वो सही, सुनो मेरी बात, नहीं, फिर ये बांग्लादेश का ईरान का मामला और नहीं है क्या? अपने देश में अगर है, फिर ईरान नहीं, का नहीं, ईरान का हो रहा तो ईरान वो का ईरान फिर का हमारा विषय है। मामला कैसा हो गया? देखिए, लखनऊ से ईरान- लेकर देखिए, लखनऊ से लेकर वो- कश्मीर वैसी से भूमिका लेकर- लिया आपने। मैं आपको नहीं, कह रहा हूँ आपकी बात नहीं कर रहे कि हम। इसको लेकर खामेनी की हत्या के बाद से लेकर जिस तरीके हाँ। का विद्रोह प्रदर्शन और मार्च देखेगा, इवन कश्मीर में तो उसको कश्मीर में लेकर भी गंगा हुआ, फसाद तक हुआ। हुआ। तो क्या ये देखिए, खामेनी जिनको नहीं, वो शिया और गलत था सुन्नी- तो बांग्लादेश ये का भी भी गलत गलत है। हम एक ये हम चीज को कह रहे हैं। हम एक चीज को कहेंगे ये सही और ये हाँ, गलत है, तो तो ये ये हमारा गलत। दोगलापन दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, हत्या या किसी भी चीज का मरना है, हाँ, किसी दोनों का का भी भी आप ये ये करो। गलत है, किंतु उस चीज में एक को जस्टिफाई करना और हाँ, एक को एक को गलत नहीं बताना, करना, मुझे ऐसा- लगता है ये ऐसा सरासर है। नहीं, नाही, मेरा- अनंतराव, अनंतराव जो तुमचं करना चाहते उदाहरण हैं. कसं चुकलंय सांगू का? एखाद्या पाकिस्तानीनं गोळीबार केली आणि आपला लोक मारलं तर त्याला तुम्ही समर्थन करणार का? आपल्या करतच लोकांनी नाही. आपलेही लोक त्यांना मारतील, आपला माणूस माझा- शहीद होणार आहे आणि दुसऱ्याची हत्या आपण करणार मेरा आहोत. कहना ये है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है भारत ने खुले दिल से उसका निषेध करना चाहिए, किया है उसका खुले दिल से। हमने, और हमारे देश में जो बांग्लादेशी हम निकाल रहे हैं वो डायरेक्ट उनको वहां भेजना चाहिए ना वापस। देखिए एक नियम होता है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय अब- ट्रीटी की बात करें तो एक उन्होंने डिटेक्शन सेंटर में कि भाई और उनके एक और क्या पर्टिकुलर चीज़ है? जगह में क्यों यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पूरे देश में जहाँ जहाँ बांग्लादेशी है। सभी जगह हुआ, सभी आपकी जगह। जानकारी ऐसा है सर आप ध्यान नहीं दे रहे बराबर। बराबर। पूरे देश में एसआईआर के माध्यम से यही काम हो रहा है, हाँ। पूरे देश में हो रहा है भाई सिर्फ साहब। बांग्लादेशी सिर्फ नहीं, अमरावती में सिर्फ नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी नहीं, सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, है, चाहे पाकिस्तानी पाकिस्तानी हो या है, चाहे यहाँ पे कहीं श्रीलंका के श्रीलंका है, हो, उन सब के लिए ब्रह्मदेश के है, हाँ, म्यांमार के भी, उन सब के लिए चाहे सबके लिए हो रहा है। SIR रोहिंग्या के लिए भी हाँ, हो रहा है। सबसे ज्यादा रोहिंग्या के लिए से हो रहा है। आप लेकिन- ऐसा मत बोलो। लेकिन- और कोई किसी को अभी तक जेल में नहीं डाला। ये डिटेक्शन सेंटर में हाँ, डाला। अपराध किया तो डाला, अपराध करेंगे तो अपराध डाला। करे तो डाला, डिटेक्शन सेंटर मध्ये आणि त्यानंतर तिथून त्यांची त्या रिपोर्ट देशात- रिपोर्ट करून राहिले। म्यांमार रोहिंग्या का कैसा तो हाँ, वही किया क्या? अपने भारतीय लोगों को अमेरिका ने यही किया, पहले डिटेक्शन हाँ। किया, बाद में भारत में लाके छोड़ा। जो इलीगल थे, Illegal थे जो। वीजा खत्म होने के बाद भी रह रहे थे। ये चर्चा चल Yeah. रही थी युद्ध को लेकर, हम इस चर्चा पे फिर वापस आएंगे, फिर एक बार हम नए मेहमानों के साथ रहेंगे। लेकिन बात यही उठती है कि युद्ध क्या सचमुच मानवता के हित में है? तो सभी जवाब देंगे नहीं। तो आखिर युद्ध होते क्यों है? युद्ध इसलिए होते हैं कि कई लोगों की जो अंदर छुपी हुई भावनाएं हैं, या जिस तरीके किसी पर कब्जा करने की, जैसे बात हुई कि गैस ऑयल रिजर्व पे कब्जा करना है या फिर परमाणु संपन्न नहीं होने देना है, पर इसका खामियाजा भुगतता एक आम आदमी है, चाहे वो किसी भी देश का हो। जान सबकी बराबर है, चाहे वो और पाकिस्तानी एक हो, आखिरी भारतीय हो। आप खत्म या- करने के पहले जी। बोल दो एक बात कि ये जो युद्ध क्यों होते हैं, तो भाई संस्कृति की जो दो संस्कृतियां आपस में भिड़ती है तो भी युद्ध होते हैं। जी। हमारी एक संस्कृति है, कोई आके आक्रमण करके हमारी भूमि हथियाता है तो हमें नहीं चलेगा। यहूदियों की भूमि लिया तो उनको नहीं चलेगा, पारस की भूमि गई उनको नहीं चलेगा, भारत की भूमि अफगानिस्तान गया, बांग्लादेश गया, पाकिस्तान गया, रहा हुआ भारत जाएगा तो हमको नहीं चलेगा। तो ऐसे इसमें बचाने के लिए युद्ध होगा, इसलिए तो हमारी सेना है। तो ये युद्ध भी जायज है, नहीं। ये हर युद्ध खराब है मैं ऐसा युद्ध नहीं, जायज कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं, युद्ध तो युद्ध में अल्टीमेट ऐसा- जो जान ये हमारे श्री कृष्ण भगवान ने भी बोला है। हमारे धर्म में दो प्रकार के युद्ध है। जी, एक राक्षसों का युद्ध है, उनके विरुद्ध धर्म युद्ध होना ही चाहिए। धर्म युद्ध की अनुमति हमारी संस्कृति ने दी है। बिल्कुल दी। धर्म युद्ध कभी भी अधर्म नहीं हो सकता, वो धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध होगा। अधर्मियों का संहार ही धर्म की हाँ, तो रक्षा इसलिए वो करेगा। मान्यता है। आप एकदम मत बोलो कि सबके सब पूरा नहीं, मैंने युद्ध- कहा युद्ध किसी भी हाँ। परिस्थिति में सही नहीं, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली एक वो जान जो जाती है वो जाती है एक निरपराध की। एक हाँ, वो तो गलत- यदि मैं वो कह रहा हूँ कि जैसे 168 बच्चे, जैसे इन्होंने कहा कि वो उनकी जान, उनकी क्या गलती? युद्ध हो रहा है, चलिए एक आपकी जो भी महत्वाकांक्षा के लिए आप युद्ध कर रहे हो, ये युद्ध ठीक है, आप युद्ध अपने अपने आप के अपने अस्तित्व को बचाने के लिए युद्ध लड़ते हैं, आप किसी चीज को अपने आप को बचाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए करते हैं, वो एक अलग विषय। लेकिन इसका खामियाजा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका खामियाजा मासूमों को, निरपराध लोगों को मानवता वो को ठीक है। भुगतना पड़ता जी, है। मैं इसलिए कहा मानवता और इंसानियत निरपराध को। लोगों को। तो ठीक है, सही देखते बात रहिए सिटी न्यूज।